Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow will lead. And if you're new to this channel, please hit the subscribe button given below and don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से पहले 3 सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, दैट इज वीडियो पार्ट 1 में। यदि आपने ये वाला वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। तो ये वाला टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लांट के रूट्स कौन सा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सिर्फ कैपिलरी वाटर। बट ये कैपिलरी वाटर को प्लांट के रूट्स किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, तो चलिए समझते हैं इस प्रोसेस को। तो जो रूट हेयर है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर बाय 3 फिजिकल प्रोसेसेस। तो रूट हेयर को यदि वाटर एब्जॉर्ब करना है तो ये 3 प्रोसेसेस उसे करने पड़ते हैं। पहला है इनहिबिशन, इनविशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये 3 बेसिक प्रोसेसेस से रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये तीनों प्रोसेस सिक्वेंशियली होते हैं, मतलब वन आफ्टर अदर। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा इम्बिशन, फिर होगा डिफ्यूजन और फिर होगा ऑस्मोसिस। और ये 3 प्रोसेस के बाद वाटर, कैपिलरी वाटर प्लांट के अंदर घुसेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है इम्बिशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में स्वेलिंग हो जाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स तो आपको पता होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो जो कोलाइड्स होते हैं या मिक्सचर में, करेक्ट, कोलाइड्स वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर है। तो अब ये जो कोलाइड्स हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग कोलाइड मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने सरफेस पे उस पे जो है एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और उसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन्हें इम्बिडेंट बोलते हैं, और जो वाटर या लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है उन्हें इम्बिडेड बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका ये कोलाइडल पार्टिकल है और ये है आपका लिक्विड। तो ये पार्टिकल जो इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने वाला, ये वर्ड याद रखिए, नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब ये सरफेस फिनोमेना है, करेक्ट। तो ये कोलाइडल जो पार्टिकल है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला है उसे कहेंगे हम इम्बिडेंट, और जो लिक्विड या वाटर जो एब्जॉर्ब होने वाला है उसे कहेंगे इम्बिडेट। ठीक है, अब जो रूट हेयर है हमारे, वो हमें पिछले वीडियो में हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, करेक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो ये जो रूट हेयर है वो बेसिकली सेल वॉल से बना है। ठीक है, ये बना हुआ होता है सेल वॉल से, बाहर की लेयर में। अब ये सेल वॉल जो है 2 मटेरियल से बना होता है। जो आउटर लेयर होता है, जो आउटर लेयर है वो किससे बना है, पिक्टिन से, और जो ये इनर लेयर है रूट हेयर का वो किससे बना है, सेल्यूलोज से। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि आपका रूट हेयर जो है वो उसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल 2 लेयर से बना होता है, एक पिक्टिन और एक सेल्यूलोज। अब ये दोनों भी क्या होते हैं, पिक्टिन और सेल्यूलोज दोनों भी हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के एग्जांपल हैं। और हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड मतलब पिक्टिन और सेल्यूलोज वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और स्वेल हो जाएंगे। तो
ड्यूरिंग इम्बिशन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट सॉल्यूशन फॉर्मेशन। मतलब वाटर जो ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे जो ये रूट हेयर के अगल बगल में यहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होगा, करेक्ट। अब ये ग्राउंड वाटर विदाउट सॉल्यूशन फॉर्म किए जो है डायरेक्टली पिक्टिन और सेल्यूलोज थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है इम्बिशन वाला कब तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब वाटर कब तक एब्जॉर्ब होगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। मतलब जो रूट के अंदर वाले लेयर में, मतलब सेल वॉल के अंदर वाले लेयर में जहां पिक्टिन और सेल्यूलोज एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वहां का वाटर लेवल और बाहर का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता। जब तक कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक जो है एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता। वाटर जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है। मतलब जब रूट हेयर प्यासा है, मतलब रूट हेयर के अंदर जब पानी की कमी है, तो तब तक वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता जाएगा, अंदर 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 वाटर लेता जाएगा, जब तक दोनों में जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम नहीं हो जाता। मतलब वो जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव होता रहेगा। यदि आपको ये फिनोमेना सबसे अच्छी तरह समझना है इम्बिशन, तो आपको पता है आप क्या कीजिए, राजमा या छोलों को पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो पूरे ड्राई होते हैं, बट अब उस सीड के अंदर बिल्कुल वाटर नहीं है, आपने उन्हें वाटर में भिगोया है, तो उससे क्या होता है, अब ये जो सीड है वो बाहर के वाटर को जो है धीरे 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 एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे इसका साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। और ये कब तक होता है, ऐसे नहीं कि आप छोलों को 2 दिन 3 दिन तक भिगो कर रखेंगे तो उसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कब तक होगा, जब तक उसका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। मतलब जो सीड के अंदर, ये छोले के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और बाहर का मैच नहीं हो जाता, तब तक ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो स्टॉप कर देगा। इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है सोकिंग ऑफ सीड्स या ड्राइड रेजिन्स, मतलब किशमिश में, या किशमिश को भी आप पानी में या दूध में डाल दीजिए तो एक लिमिट तक फूलता है, करेक्ट। तो एक लिमिट तक उसमें एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। एक बार ये इम्बिशन हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में होता क्या है, डिफ्यूजन मींस डिस्पर्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या, डिस्पर्स करना। जैसे यदि आप एक ग्लास ले लीजिए वाटर का और उसमें एक ड्रॉप इंक डालिए, तो वो इंक क्या होता है, धीरे 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 नीचे तक फैलने लगता है, मतलब वो डिस्पर्स हो रहा है। तो उस प्रोसेस को आप कह सकते हो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का एग्जैक्टली बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है, तो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब्सटेंस का, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का आयन, एटम या मॉलिक्यूल का मूवमेंट उस रीजन से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है उस रीजन तक जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, उसे कहेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई भी आपके सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस के आयन का, एटम का, मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, उस प्रोसीजर को कहेंगे हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्यों है, ये डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ दिस आयन या एटम या मॉलिक्यूल हो क्यों रहा है, क्योंकि एटम, आयन या मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होता है और इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये मूवमेंट मतलब डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता कब तक है, अगेन सेम एज द अर्लियर, डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम अटेंड करने तक होता है। जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता, मतलब जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट कब तक होगा, जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाते। इसलिए वाटर जो है वो सेल में पास होगा बाय डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन के दौरान वो फ्रीली परमिएबल सेल वॉल से पास होगा। तो आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि जो हमारा रूट हेयर है उसका जो सेल वॉल है, ये आउटर लेयर वाला जो पिक्टिन और सेल्यूलोज से बना हुआ है, ये सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, मतलब वो सब चीजों को अलाउ करता है अपने थ्रू जाने के लिए। तो वाटर को जो है कंप्लीटली अलाउ करेगा,
अपने सेल वॉल थ्रू पास होने के लिए और डिफ्यूजन करने के लिए, जब तक बाहर का और अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैच नहीं होता है और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। अब वाटर जो अब है इंटरफेस ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ चुका है। तो जो पहला प्रोसीजर है इम्बिशन का, उस प्रोसीजर से क्या हुआ है, उस प्रोसीजर में क्या हो रहा था, उधर वाटर जो है सेल वॉल क्रॉस कर रहा था। सेल वॉल के बाद क्या मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये अंदर का मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब फर्स्ट प्रोसीजर थ्रू दैट इज इम्बिशन प्रोसीजर से क्या हुआ है, जो वाटर है वो सेल वॉल क्रॉस कर चुका है जो फ्रीली परमिएबल था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। तो अब वो कहां है, वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है वाटर। अब ये डिफ्यूजन जो है वो रिजल्ट कर रहा है डिफ्यूजन प्रेशर, जिसे हम डीपी कहेंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल से। तो कितने डिफ्यूजिंग पार्टिकल है, मतलब कितने पार्टिकल ऑफ वाटर डिफ्यूज हुए हैं, कितने डिफ्यूजन हो रहे हैं, उस पे ये प्रेशर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा होता है देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर जब प्योर स्टेट में होता है, वाटर जब प्योर स्टेट में है, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है दैट इज डीपी, वो बहुत ज्यादा है देन डीपी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो वाटर जो सॉल्यूशन में है उसके डिफ्यूजन प्रेशर से प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा। अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन द प्योर वाटर डिफ्यूजन प्रेशर एंड सॉल्यूशन डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब एक गिलास में आपने सिर्फ प्योर वाटर लिया है, सिर्फ वाटर, और एक गिलास में आपने जो है वाटर को शुगर के साथ मिक्स करके लिया है। तो एक गिलास जिसमें प्योर वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, और दूसरा ग्लास जिसमें शुगर प्लस वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम है। अब ये दोनों डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज डीपीडी। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मतलब एक गिलास जिसमें सिर्फ वाटर था उसका डीपी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, इसलिए माइनस एक गिलास जिसमें वाटर प्लस शुगर था जिसका डीपी अब ऑब्वियसली डिफ्यूजन प्रेशर कम है, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा डीपीडी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर उसे सक्शन प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नाम दिया था साइंटिस्ट बीएस मेयर ने इन 1938। आज हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यदि आपको डीपीडी टर्म को ठीक से समझना है तो डीपीडी एक्चुअली ये होता है कि सेल को कितना प्यास लगा है और वो कितना वाटर एक्चुअली सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये है कि सेल कितना ज्यादा प्यासा है या कितना ज्यादा ड्राई है और वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो वाटर सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली उसका डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो रूट हेयर के पास जो बाहर वाटर प्रेजेंट है, तो रूट हेयर के बाहर जो उसके सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली प्योर वाटर है, करेक्ट। और जो रूट के अंदर वाटर प्रेजेंट है, जो रूट के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो क्या है, वो सॉल्यूशन वाला वाटर है। और हमें पता है प्योर वाटर का जो है डिफ्यूजन प्रेशर वो सॉल्यूशन वाले वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर से ज्यादा है, करेक्ट। इसलिए जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस। क्यों, क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है अंदर का डिफ्यूजन प्रेशर कम है, करेक्ट। अब डिफ्यूजन जो है वो सिग्निफिकेंट है प्लांट्स में। क्यों इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है प्लांट में। क्यों, क्योंकि वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। वाटर एब्जॉर्ब होता है डिफ्यूजन के वजह से, क्योंकि बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंट है।
जिसके वजह से वहां एब्जॉर्प्शन होता है, वो साथ ही साथ मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। डिफ्यूजन यहां तक कि वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी जो है ऊपर तक प्लांट तक पहुंचाता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो है वो लैंड पे ऐसा सीधा खड़ा है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है वो सीधा खड़ा है, मतलब उसको वाटर रूट से जो है ऊपर तक ले जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करने वाला है, और इसके लिए डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैस में भी हेल्प करता है, O2 और CO2 के एक्सचेंज में, और ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफ्यूजन का क्या रोल है प्लांट में? पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, तीसरा कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और लास्ट वाला ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब ये है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू प्लांट सेल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां देखिए, ये है आपका आउटसाइड ऑफ सेल, मतलब ये ब्लू रीजन देख रहे हो ना आप डायग्राम में, ये आउटसाइड ऑफ सेल मतलब सराउंडिंग है, रूट हेयर के सराउंडिंग आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब सराउंडिंग है ये, अब ये जो है सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये आपका रूट हेयर का सेल है, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। अब ये जो सेल वॉल है उसके थ्रू जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होने वाला है। अब उसके लिए यहाँ पे जो है वाटर सिलेक्टिव पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं, और कुछ वाटर डायरेक्टली जो है वॉल्स थ्रू परमिएबल होके अंदर घुस जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, जो लास्ट प्रोसेस है जिससे वाटर अंदर जाता है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिससे वाटर एंटर करता है साइटोप्लाज्म में। तो अभी तक वाटर कहां पहुंचा है? तो अभी तक वाटर फर्स्ट केस में, इमिशन के केस में, उसने सेल वॉल क्रॉस किया था, और सेल वॉल क्रॉस करने के बाद वो साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट था, करेक्ट। तो वाटर ये है आपका सपोज साइटोप्लाज्म, ये अंदर वाला लेयर, अब इसके बीच में ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये पास हो रहा है। तो ये साइटोप्लाज्म थ्रू जब वो वाटर अंदर रूट हेयर में पास होगा, उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का एंट्री इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, मतलब सेल वॉल थ्रू तो पहले ही घुस चुका है डिफ्यूजन और इंडिशन में, अब उसके थ्रू साइटोप्लाज्म में घुसेगा, तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक्चुअली एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है जहां सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। तो ऑस्मोसिस इज वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करना है। जो साइटोप्लाज्म है रूट हेयर का, वो कंटेन करता है मिनरल एंड शुगर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? कोई भी रूट हेयर के साइटोप्लाज्म के अंदर मिनरल, शुगर और बहुत सारी दूसरी चीजें। इसका मतलब ये है जो साइटोप्लाज्म के अंदर का वाटर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो साइटोप्लाज्म के बाहर वाला वाटर है जो जस्ट अभी सेल वॉल क्रॉस करके घुसा था, वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में घुसा है, करेक्ट। और अंदर वाला वाटर तो सोल्यूशन फॉर्म में है, इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो वीकर सोल्यूशन से एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, मतलब सॉल्वेंट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से मूव करने वाला है हाई कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका, ये जो अभी मैं यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर ग्रीन कलर में, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर क्रॉस करने वाला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाटर है लो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस मूवमेंट ऑफ वाटर जो लो कॉन्सेंट्रेशन से सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मोर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में पहुंचेगा, उसे कहेंगे ऑस्मोसिस प्रोसीजर। अब ये वाटर जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ था, वो अब साइटोप्लाज्म में घुस चुका है, साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर में, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो आपको याद रखना है, इम्बिशन और डिफ्यूजन थ्रू जो वाटर है वो सेल वॉल क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के बाहर वेट करता है,
और ऑस्मोसिस के प्रोसीजर थ्रू वो जो वाटर वेट कर रहा था, मतलब अब वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो अब वो वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करने वाला है। अब इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को पहचानते हैं। मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक मूवमेंट के हिसाब से जो है 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हो, प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स लो, तो हाइपो मीन्स लो, दैट इज वीक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट ज्यादातर प्योर फॉर्म में होगा, उसमें मिक्स ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए वो सोल्यूशन भले ही लो कॉन्सेंट्रेशन का है, ये वीक है, बट सॉल्वेंट प्योर है, दैट इज स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो है लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मींस हाई, मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, बट सॉल्वेंट वीक होगा, मतलब वो प्योर फॉर्म में नहीं है सॉल्वेंट, और उधर ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मींस सेम, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऐसे केस में ना गेन होता है वाटर का, ना लॉस, क्योंकि जो रूट के बाहर वाला वाटर है और जो रूट हेयर के अंदर वाटर है, दोनों जो है सेम कॉन्सेंट्रेशन में है, दैट इज आइसोटोनिक है। तो उस केस में जो है वाटर ना बाहर जाएगा सेल से, ना अंदर आएगा सेल में, और उसमें जो है ऑस्मोटिक सिस्टम वर्क नहीं करता, और ना कि वहां पे लॉस होता है वाटर का, ना गेन होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है आउटसाइड और इनसाइड द सेल वो सेम रहता है, कब? आइसोटोनिक सोल्यूशन में। अब आप समझ गए सोल्यूशन कितने टाइप का हो गया। हाइपोटोनिक जहां कॉन्सेंट्रेशन जो है लेस है, हाइपरटोनिक जहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है, आइसोटोनिक जहां दोनों सेम है। अब ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर, करेक्ट? तो बाहर मतलब क्या? सेल से यदि सराउंडिंग में जा रहा हो वाटर, तो सेल से यदि सराउंडिंग में वाटर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, मतलब सराउंडिंग से सेल में आ रहा हो वाटर, तो क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है कि आप यदि अचार बना रहे हो, अचार बनाते वक्त क्या करते हो? बाहर जो है ऑयल में नमक उमक सब ज्यादा रखोगे, अब उसमें डाल दोगे आप आपका आम का टुकड़ा। अब क्या होता है? वो आम का टुकड़ा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, जो आम में वाटर प्रेजेंट था वो बाहर निकल रहा है, ड्यू टू क्योंकि बाहर के सराउंडिंग में आपने बहुत सारा सॉल्ट डाला है, वहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जिससे वो बाहर आ रहा है। तो ये हो गया एक्सोऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस में क्या है? यदि आप छोलों को पानी में भिगो दो तो उसमें क्या हो रहा है? वो छोले के अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है और बाहर ज्यादा, तो बाहर से अंदर वाटर जाएगा, हो गया एंडोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस मतलब जो सॉल्वेंट माइग्रेट हो रहा है सेल से बाहर के साइड, उसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से फ्लैसिडिटी सेल में हो जाता है, मतलब सेल जैसे अंगूर से किसमिस हो गया, तो किसमिस कैसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा होता है, उसे कहेंगे फ्लैसिडिटी। तो वहां पे जो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से फ्लैसिडिटी हो जाता है। तो आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हो, ग्रेप्स टू रेजिन्स, दैट इज किसमिस। तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है और इसकी वजह से वो सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो गया। नेक्स्ट है एंडोऑस्मोसिस। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो रेजिन जो स्वेल हो गया है, करेक्ट? तो ये एंडोऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट बाहर से सेल के अंदर जाता है, बाहर से सेल के अंदर जाने की वजह से सेल स्वेल हो जाता है, मतलब वो सेल टर्जिट हो जाता है, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सॉल्वेंट भर जाता है। अब ये टर्जिडिटी की वजह से, टर्जिडिटी मतलब एक उसमें एक ऐसा भरा भरापन आ जाता है, वो टर्जिडिटी की वजह से क्या हो रहा है? वहां पे टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसे हम टीपी कहेंगे। ये टर्गर प्रेशर जो है वो सेल के अंदर जनरेट हुआ है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हुआ है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा वाटर भर गया है। अब ये जो टर्गर प्रेशर है वो उसके वजह से जो है वहां पे सेल
का जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल पे प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी सपोज ये रूट हेयर है, रूट हेयर में अब क्या हुआ है, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या हुआ है कि रूट हेयर के अंदर के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा वाटर भर गया है। देखो साइटोप्लाज्म में वाटर भर गया। अब वाटर भरने की वजह से ये साइटोप्लाज्म जो है फूल गया। फूलने की वजह से वो क्या होगा, वो बाहर के सेल वॉल की तरफ वो प्रेशर जनरेट करने लगेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे वो प्रेशर जनरेट कर रहा है और इस प्रेशर को हम कहेंगे अब टर्गर प्रेशर। करेक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। अब ये फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखें आपका डीपीडी इस केस में क्या होगा, 0। फुल्ली टर्गर सेल जिसमें पूरी तरह टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अंदर का साइटोप्लाज्म पूरी तरह फुल हो चुका है, अब उसमें जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, उधर डीपीडी क्या होगा, 0। सेल वॉल जो है वो सेल वॉल पे अभी क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बट साथ ही साथ ये याद रखें कि सेल वॉल जो है वो बहुत थिक होता है। अब ये सेल वॉल थिक और रिजिड होने की वजह से वो अलग से एक प्रेशर जनरेट करता है अगेंस्ट टर्गर प्रेशर। तो जो टर्गर प्रेशर आ रहा है उसके अगेंस्ट वो एक और प्रेशर जनरेट करेगा। यदि सेल वॉल अलग से प्रेशर जनरेट नहीं करेगा तो रूट हेयर तो अंदर के टर्गर प्रेशर की वजह से फट जाएगा। करेक्ट, तो इसलिए अब सेल वॉल जो है वो ठीक है, रिजिड है, और वो दूसरा प्रेशर जो है उसे काउंटर प्रेशर कहेंगे, वो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ पुश करेगा और उसे कहेंगे वॉल प्रेशर। तो अभी कितने टाइप ऑफ प्रेशर है, 2। एंडोऑस्मोसिस की वजह से 2 प्रेशर हो गए। एक प्रेशर जो अंदर का साइटोप्लाज्म फुलने के वजह से बाहर सेल वॉल की तरफ पुश कर रहा है, दैट इज टर्गर प्रेशर। सेल वॉल पे प्रेशर आ रहा है इसलिए वो उस प्रेशर को अपने से दूर फेंक रहा है, दैट इज वॉल प्रेशर। अब याद रखिए जो पूरी तरह फूला हुआ सेल होता है उसमें टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों भी इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक छोले का चना जो पूरी तरह पानी में भीग चुका है, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर है, जो अंदर के साइटोप्लाज्म का प्रेशर होगा और जो बाहर का उसके सेल वॉल का प्रेशर होगा, दोनों इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की वजह से क्रिएट होता है, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का वो प्रेशर होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिससे सॉल्वेंट जो है बाहर के एनवायरनमेंट से सेल में आना बंद कर दे। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस की वजह से बाहर का जो वाटर है वो सेल में घुस रहा था, बट अब हमें जो ये प्रोसीजर को स्टॉप करना है तो हमें इतना प्रेशर जनरेट करना होगा जिससे ये अंदर बाहर का सॉल्वेंट अंदर आना बंद कर दे, ऑस्मोसिस होना बंद कर दे, और उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल भाषा में सॉल्यूशन का वो प्रेशर है जिससे बाहर का जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू क्रॉस होके अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाता। इसका मतलब उस केस में डीपीडी जो है वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। बट टर्गर प्रेशर हमें पता है इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, क्योंकि टर्गर प्रेशर जो है वो वॉल प्रेशर को इक्वल होता है, इसलिए टर्जिडिटी मेंटेन है। इसलिए आप इस फर्स्ट इक्वेशन को, आप यदि वह फर्स्ट इक्वेशन में टीपी को डब्ल्यूपी से सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा जहां डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। बट फ्लैसिड सेल में, फ्लैसिड सेल कब होगा, जब वहां पे होगा एक्सोऑस्मोसिस, मतलब सेल से बाहर पानी जाएगा। उस केस में टर्गर प्रेशर 0 है, क्योंकि सेल के अंदर पानी नहीं बचा, टर्जिडिटी नहीं बचेगा, तो टर्गर प्रेशर आएगा कहां से। यदि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है तो टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा। टर्गर प्रेशर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी। बट टर्जिड सेल में जहां एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब बाहर से वाटर अंदर सेल में घुस रहा है, उस केस में डीपीडी 0 होता है। उस केस में डीपीडी 0 है, मतलब टीपी इज इक्वल टू ओपी। तो आपको याद रखना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी और टीपी का रिलेशनशिप।
तो आप याद रखें, जो एक्सोऑस्मोसिस होता है, जब सेल से बाहर पानी जाता है तब टीपी टर्गर प्रेशर 0 होता है, तो डीपीडी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल हो जाता है। बट एंडोऑस्मोसिस में जहां बाहर से पानी सेल में आ रहा है, वहां जो है डीपीडी 0 है, इसलिए वहां पे टीपी टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जो कुछ फैसिलिटी करके करवाया जाता है, मतलब वो डिफ्यूजन अपने आप नहीं होता है, बट वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन जनरेट कर दिया जाता है जिससे डिफ्यूजन हो, और वो जरूरी होता है प्लांट के लिए। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्यूट का थ्रू कैरियर्स, मतलब देखिए, अभी कुछ आपको प्लांट को जो है कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सॉल्वेंट मतलब वाटर थ्रू वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। बट ये ऑब्जॉर्प्शन करते वक्त वो मेम्ब्रेन कैसा था, सेमी परमिएबल, तो कंपलसरी नहीं है वो मेम्ब्रेन वाटर के साथ साथ उस मिनरल और न्यूट्रिएंट को अलाउ करे अपने अंदर आने के लिए। तो उस केस में पैसिव ऑब्जॉर्प्शन काम करता है, जहां वो सॉल्यूट को जो है कैरियर मीडिएटेड मतलब वाटर थ्रू अलाउ कर देता है, मतलब ऐसा नहीं करता है कि नहीं वाटर ही सिर्फ अंदर आएगा, सेमी परमिएबल हूं मैं तो सिर्फ वाटर ही आएगा, न्यूट्रिएंट नहीं आएगा, तो वो अलाउ कर देगा वाटर को भी, वाटर के साथ कि चलो तुम भी न्यूट्रिएंट अंदर घुस जाओ, तो उसे कहेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आमतौर पर न्यूट्रिएंट को अंदर नहीं लेगा, बट वाटर के साथ वो अंदर ले लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो उस केस में क्या होता है, जो कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए जरूरी है, वो लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड सॉल्यूबल मतलब फैट सॉल्यूबल है, तो वो फैट सॉल्यूबल जो ये सब्सटेंस है वो वाटर के साथ साथ तो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रूट हेयर में जो ये है अंदर का मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल है, तो ये सेमी परमिएबल ये फैट सॉल्यूबल पार्टिकल को वाटर के साथ अंदर घुसने नहीं दे रहा है, बट प्लांट को तो चाहिए ये लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस अंदर, तो क्या करेगा, उसे लिपोप्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन थ्रू अलाउ कर देगा। अब ये लिपोप्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो लिपिड और प्रोटीन से बना है। अब ये लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस जो है, ये लिपिड प्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन में जो है सॉल्यूबल रहेगा, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है ना, तो उसके थ्रू अंदर घुस जाएगा। और यहाँ डिफ्यूजन जो है हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट का होता है ट्रू फैसिलिटी, मतलब वो लिपोप्रोटीनियस सेल अपनी फैसिलिटी थ्रू वो लिपिड सॉल्यूबल चीज को अंदर ले रहा है, जिससे बाकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे अलाउ नहीं कर रहा था, और इसलिए ये डिफिकल्ट डिफ्यूजन को भी जो है इस लिपिड प्रोटीनियस सेल ने इजी कर दिया, और इसे इसलिए हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये लिपोप्रोटीनस सेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस अंदर घुसे। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो साइट प्रोवाइड करता है, स्पेशल साइट, जिससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एक्वाप्रोनिन्स एंड आयन चैनल्स, वो अलाउ करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता कि वो अंदर घुस सके। अब ये प्रोटीन्स दिस प्रोटीन्स जो है, ये जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो ये सब्सटेंस को, दैट इज ये लिपोप्रोटीन जो सेल है वो ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने अंदर घुसने देते हैं, और घुसते वक्त उन्हें एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये उन सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करके या अपने अंदर पाथवे बना के उन्हें अंदर घुसने दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है प्रेजेंट होना चाहिए सेल्स में, जिससे डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सके, मतलब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑब्वियसली कम होना चाहिए और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जिससे ये लिपोप्रोटीनियस सेल जो है ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने अंदर घुसने दे, और उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और कल हम इसके आगे के बायोलॉजी के पार्ट के साथ आएंगे करेक्ट 8:30 PM को रात में।
एंड आप याद रखें, और बहुत बच्चों की डाउट है कि मैम केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप क्यों नहीं ले रहे हो। केमिस्ट्री के लेक्चर्स सारे के सारे ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, सारे चैप्टर्स पे आप वो वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया इंक्लूडिंग द लास्ट ईयर डिलीटेड पार्ट। ऐसा नहीं है कि वो डिलीटेड वाला मैंने छोड़ के बाकी सब पढ़ा है, मैंने सब पूरा चैप्टर A to Z कंप्लीट किया है उस वीडियोस में। तो आप वो वीडियो पूरी तरह देख सकते हो, आपके लिए वैलिड वीडियोस है। ठीक है, उसके अलावा आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिफोर गोइंग, always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.